नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिस्ट्री का पार्ट 4 के बारे में। इससे पहले पार्ट 3 तक 3 वीडियो बताया गया है, जिसमें 5-5 क्वेश्चन के 3 वीडियो हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। उन सब में ऐसा सब क्वेश्चन है जो 5 बार तक पूछा हुआ है। ये सब का थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो जो 15 क्वेश्चन पहले बताया गया वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप उन 3 वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके देख लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है प्लेलिस्ट का, आप उन सब वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखें, यानी 16 नंबर से देखें। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, 5वीं रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखें। ये क्वेश्चन 2009 के बाद नहीं पूछा हुआ है, फिर भी हम इन सब क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि कई साल के बाद भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये आप हमको कई बार दिखा चुके हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं 5वीं रिपोर्ट पर टिप्पणी कैसे लिखा जाएगा। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और गतिविधियों से संबंधित जो रिपोर्ट थी वह क्या थी? 5वीं रिपोर्ट थी। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके प्रशासन यानी शासन जो करता था और उसकी गतिविधियों संबंधी यह 5वीं रिपोर्ट थी, जिसे क्या किया गया 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। इसे कौन तैयार किया था? तो एक परिवार समिति ने तैयार किया था। इनमें कितना पेज था? तो 1002 पृष्ठ था। इनमें मुख्यतः क्या था? जमींदारों, रेतों की अर्जियां, कलेक्टर की रिपोर्ट, बंगाल मद्रास के राजस्व और न्यायिक अधिकारियों पर टिप्पणियां थी। रिपोर्ट पर ब्रिटिश संसद में लंबी बहस हुई। तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसी के प्रशासन था वो और गतिविधियों संबंधी 5वीं रिपोर्ट थी। इसे कब पेश किया गया था? 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। इसमें कुल 1002 पृष्ठ भी थे, यानी 1002 पन्ना थे। इनमें जो है मुख्यतः जमींदारों की अर्जियां थी, रेतों की अर्जियां थी, कलेक्टर का रिपोर्ट था, बंगाल मद्रास के राजस्व और न्यायिक अधिकारियों पर टिप्पणियां थी। जिसे कहाँ पेश किया गया था? तो ब्रिटिश संसद में लंबी बहस भी हुआ था। रिपोर्ट पर ब्रिटिश संसद में लंबी बहस हुई थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा 5वीं रिपोर्ट के बारे में। देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध संगति क्यों बुलाई गई? चतुर्बौद्ध संगति का क्या महत्व है? ये क्वेश्चन 2010 में पूछा हुआ है और 1-2 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि हम यहाँ देने के लिए भूल गए हैं, लेकिन ये 2010 में पूछा हुआ है और 1 आध बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बौद्ध संगति क्यों बुलाई गई थी? चतुर्बौद्ध संगति का क्या महत्व है? तो ये हम देखने का प्रयास करेंगे कि बौद्ध संगति क्यों बुलाया गया, आखिर क्यों बुलाया बौद्ध संगति। तो उत्तर देखते हैं। उत्तर है, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात समय समय पर बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु अनेक बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता था। गौतम बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ उसके बाद जो है बौद्ध संगति बुलाया गया कई जगह पर। बौद्ध संगति बौद्ध की व्याख्या करने हेतु अनेक बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? बौद्ध संगति के नाम से। चतुर्बौद्ध संगति हुआ। समय क्या था? तो प्रथम शताब्दी था। स्थान कहाँ था? तो कुंडलवन कश्मीर। शासक कौन था? तो कनिष्क कुषाण वंश था। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं अब इसका महत्व क्या रहा। तो महत्व था, अध्यक्ष वसुमित्र, संगीत के जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे। महत्व अब देखते हैं क्या है। महत्व, इस संगति का जो आयोजन था इस आशय से किया गया था कि बौद्ध के जो मतभेद हो गए थे उनको दूर किया जा सके। लेकिन क्या हुआ? इस संगति में महासंधिकों का बोलबाला रहा। त्रिपिटक होगा यहाँ पर। प्रमाणिक भाष्य विभाष शास्त्र की रचना इसी संगति में हुई। इस संगति के पश्चात बौद्ध अनुयायी हीनयान तथा महायान 2 समुदायों में विभाजित हो गए थे, हीनयान और महायान। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा जो इसका महत्व रहा। यहाँ जो है मतभेद को दूर करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो तो हुआ नहीं और बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है, ये 2010 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन भी, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के साथ देख रहे हैं। तो हम प्रीवियस ईयर कब पूछा हुआ क्वेश्चन है तो हम साथ ही लेके चल रहे हैं। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट सब है। मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। मुगल कालीन जो है केंद्रीय
प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या रहा उस काल में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 2010 में पूछा हुआ है, जो कि हम आपको बता दिए हैं। तो मुगल, आप हेडिंग देंगे पहले, मुगलकालीन केंद्रीय प्रशासन की जो मुख्य विशेषताएं थी वह निम्नलिखित प्रकार की थी। पहला क्या था, वकील था। इसे क्या कहा जाता था, इसे वजीर कहा जाता था। ये केंद्र सरकार के समस्त विभागों का अध्यक्ष था। अकबर ने बैरम खां के पश्चात इस पद का जो है अंत कर दिया। बैरम खान जब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद इस पद का अंत कर दिया गया, वकील का। तो अगला देखते हैं, दूसरा है दीवान या वित्त मंत्री। जो दीवान या वित्त मंत्री, जिसे समझ सकते हैं आप, वित्त मंत्री किसे कहा जाता है, जो देखभाल करे, रुपया का हिसाब किताब रखे, उसे ही वित्त मंत्री कहा जाएगा। तो आर्थिक विषयों पर में यह बादशाह का प्रतिनिधित्व था। आर्थिक यानी समझ सकते हैं इकोनॉमी के जो था वह बादशाह का ही प्रतिनिधि था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीरबख्शी। तीसरा है मीरबख्शी। यह सेना संबंधी सभी कार्य देखता था। सेना का जो कार्य था वो कौन देखता था, मीरबख्शी देखता था। यह सेना, मनसबदार एवं घोड़े संबंधी व्यवस्थाएं देखता था। तो ये भी आपको समझ में आ गया। प्रधान काजी, यह प्रांत, जिला एवं नगर के काजियों की नियुक्ति करता था, जैसे फौजदारी मुकदमों को देखता था। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 5वां नंबर है प्रांतीय शासन। सूबेदार प्रांत अथवा सूबे का प्रमुख होता था। दीवान सूबे में वित्त व्यवस्था देखता था। कोतवाल से आंतरिक सुरक्षा देखता था। कोतवाल से जो है आंतरिक सुरक्षा देखता था। अब छठा पॉइंट है जिला प्रशासन। क्या है, जिला प्रशासन। प्रत्येक प्रांत जिलों में विभक्त था। फौजदार जिलों के प्रमुख अधिकारी थे। प्रत्येक प्रांत जो है क्या, किस चीज में विभक्त था, तो जिला में विभक्त था, जिसे फौजदार जिले का प्रमुख अधिकारी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संतों का संक्षिप्त परिचय दें। ये क्वेश्चन भी आपसे 2010 में पूछा हुआ है। तो आपको पता ही होगा 2009 से 2023 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 10 भी उसमें आ रहा है। कहीं कहीं आपको 12 से भी बताया जाएगा, 11 से भी बताया जाएगा, लेकिन हम 9 से आपको बता रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। तो 10 में है ये क्वेश्चन भी, चिश्ती संप्रदाय का जो 3 प्रमुख संत का परिचय दें। तो 3 प्रमुख भारत में चिश्ती संप्रदाय का जो प्रवर्तक था वह कौन था, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। चिश्ती संप्रदाय प्रवर्तक जो था चिश्ती संप्रदाय का, वे 1192 ईस्वी में भारत आए थे। कब भारत आए थे, तो 1192 ईस्वी में भारत आए थे। अब चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संत जो थे, चिश्ती संप्रदाय के जो 3 प्रमुख संत थे वो कौन कौन थे, वो थे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी। दूसरा था फरुद्दीन गंज ए शकर। तीसरा था शेख निजामुद्दीन औलिया। पहला है शेख मुद्दीन चिश्ती। यह मुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। यह इल्तुतमिश के समय भारत आए थे। किसके समय में भारत आए थे, इल्तुतमिश समय भारत आए थे। इनका जन्म जो है 1235 ईस्वी में परगना के गैर नामक स्थान पर हुआ था। यह बख्तियार भाग्य बंधु नामक मुद्दीन का दिया हुआ था। किसका दिया हुआ था, भाग्य नाम मुद्दीन का दिया हुआ था। दूसरा है फरुद्दीन का, इनका जन्म मुल्तान जिले के कठवाल शहर में 1175 में हुआ था। ये बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। किसके नाम से, बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। 3 पत्नियों में एक प्रथम पत्नी जो थी बलवान की पुत्री थी, जिनका नाम हुजेड़ा था। फरीदुद्दीन गसकर का कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा है शेख निजामुद्दीन औलिया। इनका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दीन दयाल अल बुखारी था। देख सकते हैं आप कितना लंबा नाम है, मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियल अल बुखारी। इनका जन्म जो है बांदियों में 1236 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन के काल में जो है दिल्ली के 7 सुल्तानों का राज्य देखा था। इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। देख सकते हैं आप कितना, 1 साल में 11 साल ही कम रहा था इनका। इसका शेख निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली का जो है 7 सल्तनत देखा था, यानी 7 राजा को देखा था, जो 7 राजा शासन किया था दिल्ली का। अगला क्वेश्चन है जो कि आखिरी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है।
3 बार पूछा हुआ है, 2011, 13, 14। क्या है क्वेश्चन? अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो सकता है पूछा भी जाए आपसे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और बहुत दिन हो भी गया है। तो अशोक के धम्म का जो है, धम्म सामाजिक व्यवहार के उन नियमों को कहा जाता है जो नैतिकता पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? नैतिकता पर आधारित होती है। जैसे बड़ों का आदर करना, बड़ा का आदर करना, छोटों से प्यार करना। कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने ऐसे ही धर्म का प्रचार किया। कलिंग का जो युद्ध हुआ था, भीषण रक्तपात को देखकर अशोक ने युद्ध न करने का प्रण जो लिया था, उसके बाद ये सभी प्रचार किए थे अशोक। तो वही है अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इस तरह आपको हिस्ट्री का 20 क्वेश्चन अभी तक प्रोवाइड कर दिया गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन 5 बार से ऊपर पूछा हुआ है। सभी क्वेश्चन है, इनमें जो 5 क्वेश्चन बताए वो 1 से 2 बार पूछा हुआ है। जो कि 15 क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं आप 4-5 बार पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उन सब क्वेश्चन को आप देखिए और सभी क्वेश्चन जो हम ला रहे हैं उन सब को देखिए और अपना 2024 में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कीजिए। हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वीडियो ला रहे हैं आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस फ्री का अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकें। और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वीडियो के साथ। धन्यवाद प्यारे साथियों, धन्यवाद।